नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भाऊ जुड़ गए हैं, भाऊ का स्वागत कर लेते हैं। भाऊ प्रणाम, बहुत स्वागत है। और भाऊ के साथ आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नतीजे तो जो आए हैं वो अब सबको पता है। सब अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं और जिससे जो अपेक्षा रहती है उसका वैसा ही कुछ रुख देखने को मिल रहा है, उससे कुछ अलहदा नहीं, अलग नहीं। जैसे कांग्रेस ने कह दिया कि गड़बड़ियां हुई हैं और 14 दिन में सबूत देंगे। वो जैसे अतीत में सबूत देते रहे हैं ऐसे ही यहां भी देंगे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से किसी की खोपड़ी बचानी है, जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं लेनी है। लेकिन भाऊ ने पिछले 3 दिन में जो अध्ययन किया है और जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, आज जरा उनसे हम जानेंगे। प्राइवेटली जब उनसे बात होती है, यानी ऑफ द रिकॉर्ड जब बात होती है, तो बहुत सारी चीजें वो शेयर भी करते हैं और नो डाउट उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो सबसे अलग ही होता है। इसीलिए उनको इतना पसंद भी किया जाता है और लोग उनकी मेधा को भी मानते हैं। भाऊ, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार, अब मैसेज क्या है मतदाता का? नहीं, मैसेज बिल्कुल साफ है कि भाई जो काम करेगा और जो चुनाव लड़ेगा उसको तो जीत हासिल होगी ना। देखो, बात ये नहीं होती कि आपको वोट मिले ना मिले। 3 साल से अगर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाने की कोशिश में लगे रहे, राहुल गांधी की पदयात्रा की चर्चा बहुत हो गई, लेकिन मैं नहीं मानता कि जितना प्रशांत किशोर पैदल चले, गांव गांव चले, एक एक गांव में शायद एक रात पूरी रुके थे, उसके बाद उनको कितने वोट मिले आप देखो। उन्होंने लोगों से चर्चा की, चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए, इस पर भी आम वोटर से चर्चा की प्रशांत किशोर ने। उसके बावजूद अगर प्रशांत किशोर को समझो काय 5, मुझे मालूम नहीं कितना परसेंट वोट मिला है, 3.3% के आसपास, 3% के आसपास। 3%। तो आप सोचिए 3% उनको वोट मिलता है और कितनी मेहनत, 3 साल की मेहनत है। और बीच में कहीं यहां वहां गए हो गए वो छोड़ दो, लेकिन 3 साल में 2 साल हम पकड़े तो भी 700 दिन से ज्यादा पदयात्रा की। ये छोटी बात नहीं है। उसके बावजूद अगर उनको 3% मिल रही है, और जो मैं पदयात्रा बोल रहा हूं, तो प्रशांत किशोर ने सिर्फ भाषण नहीं किए, लोगों से इंटरेक्शन किए। मैं मानता हूं कम से कम एक 2-3 लाख लोगों से पर्सनली उनकी बात हुई होगी। अब उसके बावजूद अगर उनको 3% वोट मिलता है, तो कांग्रेस को जो वोट मिले है वो सालों की मेहनत जो बची है उसका वो मिला है। कुछ मेहनत नहीं की कांग्रेस ने, ना आरजेडी ने की है। हाँ, लालू के बेटे हैं, चलो इनको मुख्यमंत्री बनाना है, तो उनके जो निष्ठावान लॉयल है वो काम कर रहे थे। तो अगर हम हार रहे तो क्यों हार रहे ये देखना पड़ेगा, देखना जरूरी है। देखो, एक बात होती है, अगर हम एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी चलाने वाला शराब पिया था, नशे में था, सब मानते हैं हम, लेकिन सवाल यह है कि टांग तो आपकी टूटेगी ना, खून तो आपका निकलेगा। तो आपको उसकी चिंता होनी चाहिए कि मैं सही ढंग से रास्ता क्रॉस कर रहा था, लेकिन सामने से उधर से आने वाली गाड़ी क्रॉस करके यहां आ गई, तो बात अलग होती है। लेकिन अगर सही ढंग से रास्ता आप क्रॉस करते नहीं हो और एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग तो पीटेंगे सामने वाले को, बात अलग है, लेकिन नुकसान तो आपका हो जाता है। और पिछले 10-11 साल से ये नुकसान लगातार हो रहा है। लेकिन आप हो, कांग्रेस हो या अपोजिशन हो, उनकी एक आदत बन गई है कि हमको प्रॉब्लम पर बात नहीं करनी, प्रॉब्लम पर बात नहीं करेंगे, बीमारी पर बात नहीं करेंगे। आप डॉक्टर हो,
तो आप हमको दवाई दे दो, लेकिन दवाई देने के लिए आपको आपकी जो बीमारी है उसकी जांच करनी पड़ेगी। जांच करने की कोई जरूरत नहीं। अब कैसे दवा दे कोई डॉक्टर? इनको कैसे दवा दे आप बोलिए? नहीं दे सकते। और दूसरी बात है, ये जिनको पेश करते हैं ये इनके ही चमचे होते हैं। ये जिस डॉक्टर को लाते हैं, ये सब डॉक्टर एक्सीडेंट होने के बाद बोलते हैं यहाँ बैंडेज लगाना पड़ेगा, यहाँ मलहम लगाना पड़ेगा, लेकिन गलत रास्ते पर चल पड़े हो, एक्सीडेंट होगा। अगर इनके ही चमचे ना बोल रहे तो सबसे पहली इनकी बीमारी ये है कि इन्होंने चमचे पाल रखे जो उनको सही रास्ते पर जाने से रोकते हो। आप कैसे? मुझे एक बात आपको बता दूं, हमारे मराठी में हम जब बच्चे थे उस वक्त के एक एडिटर थे, अच्छे बुद्धिजीवी थे, लेकिन वो इतने नेहरू भक्त थे, इतने नेहरू भक्त थे कि एक बार नेहरू जी ने पार्लियामेंट ने अपनी गलती कबूल कर ली, तो इन्होंने एडिटोरियल लिखा था आप कैसे गलती कर सकते हो, आप नेहरू हो, आप गलती क्यों कबूल कर रहे हो? अब बोलिए। यानी नेहरू भी मान लेते हैं कि मेरी गलती हो गई, लेकिन ये इतना नेहरू भक्त है कि वो उस नेहरू को ही डांट रहा है कि तुम क्यों कबूल करते हो कि तुम गलती कर रहे हो? तुम गलती नहीं कर सकते क्योंकि तुम नेहरू हो। अब ऐसे लोगों की इतनी भरमार हो गई है कि राहुल गलती भी करे तो वो कैसी सही चीज है ये बताने में बहुत बहुत जिद भी लगे है, और वही कांग्रेस का और विपक्ष का बड़ा नुकसान हुआ है। और भाव केवल राहुल की बात नहीं है। जैसे राहुल के अलावा अगर हम बात करें, तेजस्वी है, प्रशांत किशोर है, इन्होंने क्या बड़ी चूक की है, ये लोगों की नब्ज को समझ क्यों नहीं पाए। अभी आपने कहा कि करीब करीब 700 दिन पब्लिक के बीच में रहने के बावजूद प्रशांत किशोर को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। बिल्कुल रिजेक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं। गलती मैं वही तो गलती आपको समझाऊं, एक गलती समझाऊं कि प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटेजिस्ट है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया मराठी में, शायद होगा तो आगे चलकर हिंदी में भी बनाऊंगा, कि बिहार की भूमि पर जो कुछ हुआ बिहार की भूमि पर हुआ है। अब देखिए, बिहार की भूमि ही इतिहास में हजारों साल से पहचानी जाती है। वो चाणक्य की भूमि है, चंद्रगुप्त की भूमि है, धनानंद की भूमि है। जहां धनानंद ने एक विद्वान का अपमान किया था, वो अहंकार में डूबा था, तब चाणक्य ने बोला कि तेरी सत्ता मिट्टी में मिला दूंगा, तेरा अहंकार मैं क्रश कर दूंगा। और इसके लिए उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, चंद्रगुप्त को बनाया। एक जवान लड़का पकड़ा, उसमें से एक योद्धा खड़ा कर दिया जिसने धनानंद को हराया था। लेकिन गलती से भी चाणक्य ने खुद को योद्धा बनाने की कोशिश नहीं की। प्रशांत किशोर की गलती वहां है। वो रणनीतिकार वगैरह ठीक है, बुद्धिजीवी है, लेकिन योद्धा और रणनीतिकार, इसमें यही तो फर्क होता है। हमारे क्रिकेट टीम हो, वहां अलग अलग कोच होते हैं, फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर होते हैं। हमें एक हीरो हीरोइन या कोई दिखाई देता है, लेकिन पर्दे पर ना दिखने वाले हजारों लोग उस फिल्म को बनाने में लगे होते हैं। हम टीवी पर मैच देखते हैं या ग्राउंड पर देखते हैं, लेकिन उस ग्राउंड को बनाने वाले से लेकर नेट प्रैक्टिस में बैट्समैन को, बॉलर को कोच करने वाले लोग बड़ी मेहनत लेते। लेकिन उनमें से कोई उठकर अचानक बड़ा क्रिकेटर हो गया तो नहीं होता। अब गावस्कर हो या सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, ये सब धोनी हो, हम देखते एक उम्र होने के बाद वो हट जाते हैं, क्योंकि उसमें जितनी चतुराई बॉडीली चाहिए, वो रिफ्लेक्सेस उस वक्त आने चाहिए, वरना आप बॉल फेस नहीं कर सकते। उतनी स्प्लिट सेकंड में, आधा सेकंड, पाव सेकंड में, पौना सेकंड में आपको बैट घुमानी पड़ती है। तो ये जो चतुराई
क्या बोलते हैं उसको, लचीलापन नहीं रहता तो वो हट जाते हैं, रिटायर होते हैं। तो अगर इनकी उम्र इतनी बड़ी नहीं है, राहुल गांधी या तेजस्वी या इनकी, लेकिन इनके बर्ताव में, रिएक्शन में आप एक आलस देख सकते हो, लिथार्जी देख सकते हो, वो फर्क है। मोदी जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और बिहार के चुनाव में भी आकर डट जाते हैं। 2 दिन पहले वो क्रिकेट की महिला टीम से मिलते, फिर उठकर बिहार में आते, एक कुछ प्रोग्राम कर लेते, गुजरात या महाराष्ट्र में जाते हैं, कहीं किसका उद्घाटन करते हैं। ये सब मोदी जी कर रहे हैं ना। उनकी उम्र 75 से ऊपर हो गई। क्या उतना लचीलापन हमने देखा है इनमें? जो नई उम्र की नई फसल के युवा नेता है, उसमें उसका कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता, और वही गड़बड़ हो जाती है। ये देखो, एक अब क्रिकेट की मैच हो तो उसमें आप बोल सकते हो कि टाइम प्लीज, तो अंपायर हाथ रोकता है, भाई बॉल मत डालो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन वॉर में वो नहीं होता, वॉर में नहीं होता। मुझे उसमें फिर एक क्रिकेट का आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। एक मुंबई में प्रोग्राम हुआ था जिसमें सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ और गावस्कर अलग अलग जनरेशन के थे, और उनके साथ एक इंटरव्यू हुआ था। तो उसमें अमिताभ बच्चन भी था। तो अमिताभ बच्चन ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्रिकेटर हो या फिल्म स्टार हो, सबको परफॉर्म करना पड़ता है। तो गावस्कर बड़ा मजाकिया भी है। गावस्कर ने बोला सिर्फ एक छोटा फर्क है फिल्मों में और क्रिकेट में। तो अमिताभ बच्चन एकदम चकित हो गया, बोला क्या फर्क है? ने बोला क्रिकेट में रिटेक नहीं होता। समझे आप अगर एक शॉट में आपकी एक्टिंग सही नहीं हुई तो आप 10-10 रिटेक लेते हो। क्रिकेट में रिटेक नहीं होता, बॉल आया, आपने गलती की, आउट, बार। तो वो फर्क होता है। और क्रिकेट की मैच हो और अगर चुनाव जैसा, युद्ध जैसा चुनाव हो, तो उसमें आप एक सेकंड की भी आराम नहीं कर सकते। और ये उठते 2 दिन भाषण करेंगे, उठकर गए कोलंबिया या और कुछ करने लगे, या रुसवा होकर बैठ गए। इस ढंग से चुनाव नहीं लड़े जाते, बिल्कुल नहीं लड़े जाते। अब अमित शाह का बेटा उधर क्रिकेट में काम कर रहा है, उतना 2-2 वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप ये जीत कर लाया है। उसके बाप ने उसकी सराहना करने के लिए छुट्टी ली है? नहीं ली है। अमित शाह जो है वो चुनाव लड़ रहे, एक के बाद एक लड़ रहे। बेटा जो कर रहा है उसकी सराहना करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। तो कितना समर्पण पार्टी के लिए, चुनाव के लिए है, वो आप देखो, फिर पता चलेगा कि ये हारते क्यों है। क्योंकि ये उसमें सीरियसली नहीं है, ये लड़ने के लिए या जीतने के लिए उतरते ही नहीं है। तो परिणाम साफ होता है, आपको जीतना है ही नहीं, आपको मीडिया में चमकना है, बस, दूसरा कुछ नहीं। आज तक के कुछ एंकर बैठ कर के ऑफ द रिकॉर्ड टाइप बातें करते हैं। उसमें एक ऐश्वर्या है, वो बता रही थी कि हम लोग पटना में थे, एक 5 स्टार होटल में थे। देवेंद्र फडणवीस आए हुए थे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं हो रहा था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस होटल में नहीं बैठे रहे, वो गाड़ी लेकर के जिन जिन सभाओं में उनका काम दिया गया था कि आपको वहां जाना है, वो वहां गए। 5 घंटा गए और 5 घंटा वापस लौटे, यानी 10 घंटे तक सड़क पर रहे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, वो चाहते तो ना भी निकल सकते थे, बहाने कर सकते थे, लेकिन अप्रोच देखिए कि वो 5 घंटा गए, 5 घंटा आए और बीच में जनसभाओं को संबोधित किया जहां जहां उनको करना था। ये आज तक की रिपोर्टर बता रही है। दूसरी तरफ उसका कहना था, वो उनका न्यूज रूम का ऐसा कुछ होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव टेक ऑफ ना होने की वजह से 3 दिन 2 दिन किसी भी सभा में नहीं गए और बैठ कर के मोबाइल पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया, अपना काम पूरा कर लिया। उनका कहना यह था कि फडणवीस
नीतीश बाबू और तेजस्वी में जो अंतर है, और उसके समानांतर, फडणवीस साहब के समानांतर नीतीश कुमार भी 300 किलोमीटर जाकर के बारिश के बावजूद जनसभाओं में पहुंचे और संबोधित करके आए। अब फर्क देखिए, तेजस्वी से फडणवीस 20 साल बड़े हैं उम्र में, और उनसे नीतीश 20 साल बड़े, 35, 55, 75 ये उम्र है उन तीनों की। तो ये जो अप्रोच है, क्या ये लोग दूसरे दलों के इन मझे हुए राजनेताओं से कुछ सीखने को भी तैयार नहीं है भाऊ? मैं फिर से क्रिकेट का एक आपको पुराना किस्सा सुनाऊंगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। मैं ना बिल्कुल नया पत्रकार था, 50 साल पुरानी बात है, 70s की बात है। हमारा एक दोस्त था जयंत नेने, वो खुद क्रिकेटर था, बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करता था और हमारे पेपर में क्रिकेट पर लिखता था। तो उसने मैच वगैरह के दरमियान एक किस्सा लिखा था, बहुत बढ़िया किस्सा लिखा था। तो जब ब्रिटिशों की सत्ता आ गई तो हमारे सब जो संस्थानिक थे, राजे थे, वो भी उनकी नकल करने लगे ब्रिटिशों की, तो क्रिकेट खेलने लगे। तो उसमें जो ऐसे राजा लोग क्रिकेट खेलते थे उसकी एक किताब थी, उसने मुझे भी दिखाई थी, मुझे दी थी पढ़ने के लिए। तो उसमें एक राजा था, राजा युवराज वगैरह होगा, जो कोई होगा, लेकिन राजवंश से था। तो उसको भी फास्ट बॉलिंग डालनी थी। अब फास्ट बॉलिंग डालनी है तो आपको बहुत सारा दौड़ कर आना पड़ता है, पूरी बॉडी में वो स्पीड लेकर फिर आपको बॉल डालना है। अब ये तो दौड़ने वाले जमात का नहीं था, तो उसने एक काम किया, अपने एक नौकर को 70 मीटर दूर खड़ा कर दिया और बोला मैं इशारा करूंगा, तू दौड़ते आना स्टंप के पास। और वो नौकर दौड़ कर आता था और ये राजा या युवराज अपनी स्टंप के पास खड़े होते हुए हाथ से बॉल फेंक देता था। अगर इसको फास्ट बॉलिंग बोलते हो तो आपको पता चलेगा कि राहुल या तेजस्वी का प्रॉब्लम क्या है। वो फास्ट बॉलिंग डालना चाहते, लेकिन फास्ट बॉलिंग डालने के लिए वो 70-80 मीटर दौड़ना भी नहीं चाहते। किसी नौकर को लगाएंगे, तू दौड़ कर आजा, मैं खड़ा खड़ा बॉल फेंकूंगा और वो फास्ट बॉल हो जाएगा। तो ये दिमाग का प्रॉब्लम है। या तो आपको किसने जबरदस्ती नहीं की है ना, वो राजा था, उसको किसी ने जबरदस्ती नहीं की कि भाई तू फास्ट बॉलिंग डालना चाहिए, लेकिन वो अंग्रेज की नकल करनी है तो डिवाइड करता है, नौकर को बोलता है तू दौड़ के आ, मैं बॉल फेंकूंगा। तो वो जितना काम नहीं आता, बिल्कुल वही बात यहां होते हुए हम देख रहे। मुझे मालूम है देवेंद्र की बात जो है, वो जाकर वो करके फिर यहाँ उनका रात को फंक्शन था, वो पूरा करके मुंबई लौटे और मुंबई में भी देर रात में एक फंक्शन उन्होंने अटेंड किया था। तो याद है 500 किलोमीटर कार से जाना, भाषण करना, वापस मुंबई लौटना और प्रोग्राम करना, ये जो उनका लचीलापन है काम करने में, उसका एक 10% भी इनके पास नहीं है। और उनको जीतना है, क्यों? क्योंकि मैं लालू का बेटा हूं, मैं राजीव गांधी का बेटा हूं, तो लोगों को उससे लेना देना नहीं है। लोग काम करने वाले देखते हैं। और मोदी ने अगर बदला है तो वो बदला है। अगर देश का प्राइम मिनिस्टर 18 घंटे काम करता है तो उनके फॉलोअर जो है उनको कम से कम 10-12 घंटे तो काम करना पड़ेगा ही ना। और उनको हराना है तो आपको 19 या 20 घंटे काम करना पड़ेगा, वो तो हम करेंगे नहीं। तो इसकी उसका बहाना दिखाएंगे, वोट चोरी हुई है, बराबर तो चलता रहेगा, उसमें कोई मैं बड़ी बात मानता नहीं। नाचन जाने आंगन टेढ़ा। भाऊ आप 20 घंटे की 18 घंटे की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के पास तो टाइम ही टाइम है, ये तो मछली पकड़ रहे थे एक तालाब में उस समय। अब वो खेल रहे थे ना, मछली पकड़ नहीं रहे थे। वो कई एक जगह मैंने देखा सुना कि वो जो मुकेश सहनी है वो भी उनके साथ थे, उन्होंने एक मछली पकड़ी थी और राहुल के हाथ में दे दी, तो राहुल ने वो भी पानी में छोड़ दी।
इसका मतलब क्या था, वो मछली भी पकड़ने नहीं गए थे, दूसरे ने पकड़ी तो ये छोड़ देते थे। यानी आप सोचो कि कोई सीरियसनेस कहीं भी नहीं है, ना पार्टी में है, चुनाव में है, कहीं भी सीरियस नहीं है। बच्चा जैसे कोई इरादा ना करते हुए कुछ भी खेलते रहता है, वैसे राहुल गांधी 55-57 की उम्र में कर रहे हैं। अब इसको आप राजनीति बोलो, जो कुछ बोलना है बोलो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। एक आयन रैंड नाम की बड़ी विचारवंता अंग्रेजी लेखिका है, उसका एक कोट है, वो कहती है कि आप सच जो है वो नकार सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम नहीं नकार सकते, वो तो भुगतने पड़ते। और आज जो बिहार में हो रहा है वो बिल्कुल वही है, जो आपने पिछले 4 महीने में सच को झुटलाने की कोशिश की, उसके परिणाम भुगत रहे। और आपको याद होगा कि जिस दिन वोटिंग खत्म हो गई और क्या बोलते एग्जिट पोल वगैरह आ गए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके तेजस्वी ने क्या बोला था कि हम तो 18 तारीख को शपथ विधि कर रहे हैं। यानी कितनी गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य ये लोग करते हैं, बकैती करते हैं। इसके परिणाम अगर 20 साल से आप और आपकी पार्टी भुगत रही है, तो और कौन समझाएगा इनको? भाऊ, एक बयान इनका बीच में आया था तेजस्वी का और मैं बड़ा चौंका था वो बयान सुन करके। हालांकि सबको पता है कि ये वंशवादी विरासत के की देन है। कोई नीचे से इन्होंने संघर्ष नहीं किया है, कोई जो एक राजनीतिक संस्कृति होती है या एक्चुअल में जो एक दूसरों को सम्मान देने की बात होती है, वो भावना दिखाई नहीं देती है। इन्होंने कहा था हम बिहारी हैं, सबक सिखाना जानते हैं, बिहार को बिहारी ही चलाएंगे, गुजराती नहीं। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई गुजराती कह सकता है आज की तारीख में? क्योंकि तो वो ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, बल्कि मैं तो राष्ट्र नीति कहूंगा उसको। प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का वाराणसी से आकर के चुनना, लड़ना, वाराणसी का भी कायाकल्प करना, दूसरे तमाम प्रदेशों का कायाकल्प करना, केवल गुजरात की चिंता थोड़ा करेंगे वो प्रधानमंत्री बन के। खुद बिहार को कैसे चमकाया है उन्होंने। तो इनकी बात आप समझ लो, इनका दिमाग कैसे चलता है समझ लो, तो ये ऐसी बकैती क्यों होती है आपको पता चलेगा। उनको लेना देना नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं उस शब्द से, उस बकैती से जनमानस पर क्या परिणाम होता है, उसकी इनको परवाह ही नहीं है। वो सामने तालियां बजाने वाला जो मीडिया बैठता है, उसको हेडलाइन देने में लगे रहते कि हाँ ये ने बोला, चलो। शायद ऐसी लाइनें या ऐसा जो वक्तव्य है वो मीडिया में से ही कोई उनको देता होगा कि भाई ये बोलो तो हेडलाइन बन सकती है, तो ये हेडलाइन बनाने में लगे। और मीडिया में मानता हूं कि 5% से ज्यादा लोगों के पास, वोटर के पास पहुंचता नहीं पहुंचता है। तो उसका परिणाम आपको 5% में मिलेगा ना, 5% मिलेगा। लेकिन बाकी जो 95% पड़े हैं वो पूरे के पूरे खाली है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। उन्होंने तेजस्वी क्या बोला, राहुल क्या बोला, वो सुना तक नहीं है। वो हाँ, मोदी जी क्या कर रहे, नीतीश क्या कर रहे, लालू ने क्या किया था, उसके परिणाम हमने भुगते थे। उसमें पड़ी हुई जो जनता है वो 90% से ज्यादा वोटर है। अगर आप उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे नहीं, ना मीडिया में आएगा, ना उसकी आम जनता में चर्चा होगी, तो आपके बारे में लोग सोचे ही क्यों। हाँ, आज भी मुस्लिम हो या क्या बोलते हैं उनको, यादव हो, वो आपको वोट देने वाले हैं, उस भरोसे पर आप पार्टी चला रहे हो पिछले 30 साल से, 35 साल से। तो आपको उस पर भी निर्भर रहना पड़ेगा, बाकी के लोगों के पास आपको जाना ही नहीं है। और एक बात और मैं मानता हूं कि जो कुछ 2 लड़कियां उन्होंने, आरजेडी ने पेश की थी, एक कुछ कांचन यादव है और दूसरी प्रियंका भारती नाम की है,
वो जिस ढंग की बकैती करती थी, मैं मानता हूं कि जो मिल सकते थे उसमें से भी कम से कम 10-15% उस दो लड़कियों की बकवास से इनसे दूर गए। आम जनता, देखो आपको आम जनता का दिल जीतना है, दिल जीतना है। अगर आपको याद, देखो ये क्रिकेट की टीम मोदी से मिलने गई थी लड़कियों की, तो उसमें उन्होंने, वो हरमनप्रीत थी, उसको पूछा कि आखिरी बॉल पर मैच जीत लेने के बाद तुमने वो जेब में डालकर क्या किया, वो शर्मा गई। अब उसके जो इतने रिश्तेदार हैं, उन्होंने मोदी जी उससे क्या बोल रहे हैं सुना है, देखा है, तो उनके दिमाग में देखो हमारी बच्ची पर प्रधानमंत्री का इतना ध्यान है, तो इस ढंग से वोट जोड़े जाते हैं। और ये लड़कियां जिस ढंग की बात लालू के बारे में या तेजस्वी के बारे में बोल रही थी, उससे वोट तोड़े जाते हैं, जो लोगों को अच्छा नहीं लगता। देखो बहुत सारी बच्चियां आज इस देश में क्रिकेट या कोई वॉलीबॉल वगैरह खेलकर अपना नाम कमाना चाहती, ऐसे सब बच्चियों के माँ बाप जो थे वो भी हरमनप्रीत का वो प्रसंग देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या आएगा, देख बच्ची तू ऐसा कुछ कर कि प्रधानमंत्री तेरे पर ध्यान दे, ये बोलेंगे ना, उनके मन में मोदी के बारे में अच्छे विचार आ जाएंगे। क्या प्रवक्ता क्या होता है, प्रवक्ता वो होता है जो अपनी तरफ जनमानस खींच कर लाने की कोशिश करता है, अपनी विचारधारा है उसको बड़ा चढ़ाकर और अच्छे तरीके से पेश करता है, उसके बारे में अगर घृणा पैदा हो रही है वो धोने की कोशिश करता है। ये दो लड़कियां मैं अलग अलग जगह पर सुन रहा था, तो मुझे अजीब लग रहा था, इनको वोट कटवा करके भेजा है क्या, किस लिए भेजा है, और जिस ढंग से बोलती थी, और वो कांग्रेस की सुप्रिया वगैरह जो कोई है, ये क्या, ये इसको प्रवक्ता बोलते हैं। मैंने एक वीडियो भी मराठी में बनाया कि सब बिहार जो है, बिहार के नतीजे सामने आने के बाद मैं एक बिन मांगा सलाह सब पार्टियों को दे दूंगा, भाई आपके प्रवक्ता कम करो, आपके कार्यकर्ता बढ़ाओ। कार्यकर्ता लोगों में जाता है, जनता में जाता है, अपने पार्टी के लिए वोट बनाता है, और इस ढंग के प्रवक्ता जो वोट आ सकते थे उनको काटता है। तो बिहार के नतीजों के बाद हर पार्टी को अगर कोई सीख लेनी है, सबक लेना है, तो ये पहला है कि हर पार्टी को अपने कम से कम 90% से ज्यादा प्रवक्ता निकाल देने चाहिए। ये प्रवक्ता है ही नहीं, ये भौंकने वाले कुत्ते तैयार कर दिए, एक दूसरे पर भौंकते, या तो एंकर पर भौंकते या दूसरी पार्टी के नाम से भौंकते, उससे उनकी पार्टी की कोई भलाई नहीं हो रही है। उससे अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता तैयार करो, उनको जनता के पास भेजो, जो अपनी पार्टी के लिए वोटर्स का बेस तैयार करे। ये मेरे लिए तो एक सबसे बड़ी बात ये कि बिहार चुनाव ने एक बात दिखाई कि किसी भी पार्टी को प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। जिस ढंग के प्रवक्ता हम देख रहे हैं, एक दूसरे पर भोंकना, गलत भाषा का इस्तेमाल करना, बात साफ है, बस इतना करो। ये मेरे लिए, मैं मानता हूं कि बिहार की जनता ने, वोटर ने सब पार्टियों को दिया हुआ एक सबक है। क्योंकि आप देखिए, नीतीश का यानी जेडीयू का प्रवक्ता हो, चिराग का प्रवक्ता हो, या आपके बीजेपी का प्रवक्ता हो, वो बड़ी शालीनता से पेश आ रहे, अटैक भी कर रहे थे, भाषा की शालीनता थी, इससे दिल जीते जाते हैं, और जब आप दिल जीतते हो तो वही आगे चलकर वोट में कन्वर्ट होता है। भाऊ, अगर हम इन नतीजों को देखें, यानी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, मतदाता यहाँ कुछ कुछ संदेश भी देते दिखाई दे रहे हैं, सबक भी सिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे हरियाणा में जो एक जाल बुना गया था कि पंजाब से उत्पातियों को लाओ, हरियाणा में कोई रोकने वाला नहीं होगा, दिल्ली की और प्रधानमंत्री की नाक में दम करो, वो हरियाणा के मतदाताओं ने मैच्योरिटी दिखाई और
वहां पर इनको नहीं आने दिया, कांग्रेस को नहीं आने दिया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ अन्याय हुआ था 2019 में। उनको निरंतरता में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया गया था और दो ऐसे दलों के साथ मिलकर के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन बैठे थे जिनको पब्लिक ने कहा था कि आप विपक्ष में बैठने के लायक हैं। दिल्ली में एक ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बनकर के बैठ गया और दुनिया भर का भ्रष्टाचार किया, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से निकला था, तो उसको भी सबक सिखाया गया। और यहाँ बिहार में तो बहुत बड़ा सीख, बहुत बड़ा सबक वंशवादी परिवारों को और उनके जो विरासत के तथाकथित प्रहरी हैं उनको भी सिखाया गया, उनकी बदजुबानी को लेकर के और जिस तरह की वो बातें कर रहे थे उनको लेकर के। तो कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में कुछ बड़े संदेश इन जनादेशों में छिपे हुए हैं भाव। तो देखो, एक एक बात आप समझ लो कि वोटिंग परसेंटेज हम देखें तो बिहार में भी सीटों के आंकड़े बड़े छोटे दिखाई देते, लेकिन वोटिंग परसेंटेज देखो तो सत्ता में आई एनडीए उससे बहुत छोटा आंकड़ा वोट परसेंटेज में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप शालीनता से बर्ताव करोगे, आप एक दूसरे से मिलकर अच्छा गठबंधन चलाओगे, तो आगे चलकर आप अच्छी सरकार चला सकते हो। आप गठबंधन नहीं चला पा रहे, तो जो वोटर बैलेंस करता है, स्टेबिलिटी लाता है, वो वोटर आपसे दूर भागा है। और जो गठबंधन ढंग से चल रहा है, उस गठबंधन को बड़ी ताकत देकर उस वोटर ने सरकार में लाकर बिठाया, बड़ी संख्या में बिठाया। क्यों बिठाया? क्योंकि ये गठबंधन स्टेबल है। ये गठबंधन स्टेबल नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ कितना है इंडिया अलायंस को, कितना वोटिंग परसेंटेज है? मेरा ख्याल है 40 के आसपास तो होगा। कमी है इसका शायद। मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। वो 5% आप लाते तो कैसे लाते कि आप दिखाते कि गठबंधन स्टेबल है, हम एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर गठबंधन चला रहे, आगे चलकर पार्टी सरकार चलाएंगे, कौन सी बड़ी बात है? तो ये जो लोगों के दिमाग में चाहिए कि हमको स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी देने वाला जो गठबंधन था, उनको महाराष्ट्र हो या बिहार, दोनों जगह इतनी थंपिंग मेजॉरिटी मिली है। तो परसेंटेज हम देखें तो 50% से ऊपर दोनों जगह एनडीए नहीं गई है। अच्छी टक्कर हुई है, फर्क सिर्फ सीटों में है। तो इसका मतलब यह है कि जो अंदाजन 10% वोटर ऐसा रहता है कि यहां का वहां गया तो रिजल्ट पलट गए, तो वो वोटर राहुल तेजस्वी को, गठबंधन को सत्ता में आते हुए नहीं देखना चाहता था। और इसलिए वो पूरा का पूरा उठकर अगर एनडीए के साथ चला गया तो आपको दिखता है कि सुनामी आ गई, लेकिन वोट में सुनामी नहीं है। 50% से एनडीए के वोट कम है। उसका मतलब साफ है कि लोगों ने आपको बताया कि पहले गठबंधन ठीक ठाक चला के दिखाओ, फिर बाद में सरकार तुम्हारे हाथ में देंगे, सत्ता आपके हाथ में। ये सबक है, अगर सीखने वाले हो तो, वरना सबक तो आते रहते, कोई बात नहीं। और भाव ये अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर चुप क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल भी कुछ नहीं बोला नतीजों पे। नहीं, वो समझ चुके हैं कि वो हार गए, उनमें उनको अभी कोई अहमियत नहीं देगा। कि प्रशांत किशोर की गलती बड़ी थी कि केजरीवाल के हालत देखने के बाद उसने चुनाव में उतरने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि एक साधु अगर राक्षस बन के सामने आ गया तो दूसरे साधु पर इतने जल्दी लोग भरोसा नहीं करेंगे। ये प्रशांत किशोर को जानना जरूरी था, उन्होंने नहीं जाना, तो उसकी कीमत उनको चुकानी है, और क्या करेंगे। आवाज यानी केजरीवाल का जो असली रूप बाद में सामने आया लोगों के, तो वो डर गए कि केजरीवाल की तर्ज पर ही एक दूसरा आदमी बिहार में आ रहा है, तो इस पे भरोसा मत करो।
बिल्कुल शैतान फरिश्ते का रूप लेकर ही आता है ना। मारीच वगैरह जो कुछ थे मायावी राक्षस, वो ऐसे ही सुवर्ण मूर्ख बनकर आए थे, साधु बनकर सामने आए थे भगवान राम के वनवास के समय में, तो वो होता है। लेकिन लोग बुद्धू उतने नहीं रहते, ये इनको समझना जरूरी है। इनके लिए भी सबक है कि आप गंदे लोग नहीं हो, चोर नहीं हो, बदमाश उचक्के नहीं हो, ये आपको दिखाना पड़ेगा, बाद में लोग भरोसा करेंगे। और लालू के खानदान में तो झगड़ा शुरू हो गया भाऊ। हाँ, नहीं वो तो होना ही था। आप अगर पॉलिटिक्स को प्रॉपर्टी बनाते हो तो प्रॉपर्टी पर झगड़े हो जाएंगे, वही, उसमें कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं मैं मानता। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। और आप सबसे भी निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें। अभी तक ये चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भाव का हिंदी में प्रतिवाद चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। और मराठी में जो दर्शक देख रहे हैं उनको तो पता ही है कि भाव का प्रतिपक्ष चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। भाव बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।